हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। आज अपन अब पढ़ने जा रहे हैं आपके नोट नंबर 5। लास्ट क्लास में मैं आपको कूलाम बल पढ़ा रहा था और उस कूलाम बल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चल रहे थे। तो नोट नंबर 5 है परावैद्युतांक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। सर ये आपेक्षिक विद्युत एप्सिलॉन आर क्या था, इसके बारे में अपन को जानना था। तो बच्चों, एप्सिलॉन आर आपके माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी माध्यम के द्वारा विद्युत बल रेखाओं को खुद में से नहीं गुजरने देने की क्षमता क्या कहलाती है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। यानी एप्सिलॉन आर को मान जतरो ज्यादा हो लो, बतरी ही कम विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र बी पदार्थ में से गुजरली। ठीक है, बतरी ही कम यानी एप्सिलॉन आर ज्यादा, वो माध्यम कुचालक बनने की कोशिश करेगा। क्या बनने की कोशिश करेगा? सॉरी, वो माध्यम चालक बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि चालक में से कभी भी विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है। तो सर इसकी परिभाषा कैसे निकालें? तो बच्चों, आपने माध्यम का बल पढ़ा था, माध्यम में बल पढ़ा था, पढ़ा या नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा था। एफ माध्यम बराबर क्या था? निर्वात में बल बटावा एप्सिलॉन आर। तो बच्चों एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया? निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है? आपके एप्सिलॉन आर कहलाता है। या फिर दूसरा तरीका आपको बताया था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहां से निकालो तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूं, आप परिभाषा नोट कीजिए। निर्वात में विद्युत बल तथा माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का अनुपात क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब अपन देखते हैं नंबर 2, दूसरी इसकी परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या बनती है सर? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। तो सर एप्सिलॉन क्या होता है? तो लिखना बच्चों परिभाषा, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात क्या कहलाता है? एप्सिलॉन आर कहलाता है। ठीक है, तो यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। मात्रक की बात करें तो बच्चों ये भी न्यूटन कट गया, तो ये क्या है? ये मात्रकहीन राशि है, ये मात्रकहीन राशि है। और विमा की बात करें तो बोलेंगे M0 L0 T0, यानी विमाहीन राशि है। अब आपकी बुक के अंदर कुछ एप्सिलॉन आर के मान दे रखे हैं, परावैद्युतांक के मान दे रखे हैं, आप उनको याद कर लेना, लिख लेना अपने नोट्सों में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात होगी आपके एप्सिलॉन आर की। अब सर एक चीज और बताओ, सर ये बार बार आप एप्सिलॉन चिल्ला रहे हो, सर ये एप्सिलॉन क्या है? ये कहलाती है बच्चों क्या? माध्यम की आपेक्षिक, ध्यान देना बच्चों, सॉरी, माध्यम की निरपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, यह माध्यम की निरपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। तो अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। सर एप्सिलॉन क्या होता है? तो यहां से फॉर्मूला बना लो। एप्सिलॉन बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यदि तुम्हें परावैद्युतांक दे तो उसको एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता यानी 8.85 गुणा 10 की पावर -12 से गुणा करके तुम क्या निकाल सकते हो? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हो, माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कर सकते हो। तो बात आ गई मात्रकी को मात्रकाइयों वालों।
तो सर मात्रक एप्सिलॉन आर मात्रक ही नहीं, परंतु एप्सिलॉन नोट का तो मात्रक पढ़ा था ना अपन ने। अरे निर्वात की विद्युतशीलता का तो मात्रक पढ़ा था ना नोट नंबर 2। तो क्या था, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। और क्या वीमा भी पढ़ी थी, अरे वीमा पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, m-1 L-3 t की पावर 4 A2। तो ये हो गया बच्चों माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो तुम परिभाषा लिखो क्या, कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट तथा माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का गुणनफल उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब चलते हैं अगले नोट पे। तो बच्चों अब आ रहा है तुम्हारे सेकंड लास्ट नोट। कई बच्चे देख रहे होंगे सर कूलम्ब बल में भी इतने सारे नोट, क्या करें। तो बच्चों ये एक एक नंबर में पूछे जाते अपनी बुक में हैं, तो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। यानी नोट नंबर आपके 7 देखते हैं 7। तो नोट नंबर 7 आपके एक एक यानी वेरी शॉर्ट टाइप अति लघु त्रात्मक प्रश्न है ना, उनमें एक प्रश्न है क्या, के की निर्भरता। बताओ के भाई साहब कौन पर निर्भर करा है। तो बच्चों नंबर 1 ये निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर। सर यो कैसे, अरे अभी बताया था ना एम के एस के अंदर इसका मान अलग होता है। अरे बताया था ना 1/4 जिसके मान होते हैं 9 × 10 की पावर 9 की में एम के एस में और 1 की में, अरे एसीजीएस में। तो ये मात्रक पद्धति पे निर्भर करता है। और नंबर 2 ये पता है किस पे निर्भर करता है, ये बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर, माध्यम पर क्यों, अरे जब माध्यम होता है तो एप्सिलॉन नोट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और जब एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर को गुणा करेंगे तो नई चीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी रे, खिचड़ी नहीं बनेगी, नई चीज बन जाएगी। क्या बनेगी, एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन। तो ये की पर निर्भर करे, माध्यम वाला निर्भर करे भाई लोगों, माध्यम पर, ठीक है। यानी माध्यम में के का मान निर्वात में के मान का वही 1/εr गुना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब नोट नंबर 8 बच्चों ध्यान देना, नोट नंबर 8 जब तुम सदिश में कूलम्ब बल के न्यूमेरिकल करोगे तो ये नोट नंबर 8 ही काम में आएगा तुम्हारे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताओ सर क्या है, तो कूलम्ब बल सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो बच्चों ये मैं समझा देता हूं इधर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल इसी से सोल्व होंगे। तो अपन इस टॉपिक के बाद में 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व भी करके देखेंगे और अपने इस पूरे कूलम्ब बल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सर बताओ, तो बच्चों ध्यान देना, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण की बात आ गई तो पहली कंडीशन है तुम्हें देगा Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0। बताओ इनके मध्य बल की प्रकृति कैसी होगी। सर Q1 × Q2 यानी दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा कब होगा रे, जब ये सजातीय आवेश हो। सजातीय आवेश का मतलब एक तो प्लस को दूसरों भी प्लस को, एक माइनस को दूसरों भी माइनस को, क्योंकि प्लस प्लस को गुणा करने पर प्लस आता है और वो 0 से बड़ा होता है, और माइनस माइनस को गुणा करने पर माइनस से माइनस कट जाता है और प्लस आता है, वो भी 0 से बड़ा होता है। तो यदि तुम्हें सजातीय आवेश दे देना Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R दे दे R, तो इनके बीच में बल की प्रकृति कैसी रे, प्रतिकर्षण। और काई लागलो सजातीय आवेश के बीच में काई लागे है, प्रतिकर्षण बल लागलो, और प्रतिकर्षण रिपल्शन, एक दूसरे ने दूर भगाओला। तो सर ये एक दूसरे को दूर कैसे भगाएंगे बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, Q1 आवेश पे बल निकालना है तो Q1 पे निकालेंगे तो एक दूसरे से दूर लगता है, एक दूसरे से दूर। तो ध्यान रखना दिशा लगाने का तरीका यह है कि प्रतिकर्षण बल
सजातीय आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल एक दूसरे से दूर लगेगा यानी दूर भगाओ, 1 पे लगेगा 2 के कारण F12 1 पे लगेगा 2 के कारण। जिसके कारण लगता है ना उसको बाद में लिखा जाता है और जिस पे लग रहा है ना वो पहले लिखा जाता है। जरा सी मैं की बात करूं बच्चों, बताओ देखिए इसका नाम क्या होगा, यानी किस पे लग रहा है 2 पे, हाँ तो बोलो हाँ 2 और किसके कारण बन गया, हाँ F12, बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये तो हो गया नाम लिखने का तरीका। अब मैं सदिश में लिख के बताता हूं। देखो दोनों का मान ज्ञात नहीं करोगे तो बाद में ज्ञात करूंगा, पहले इसको लिखा जैसे जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सदिश है तो इकाई सदिश आर कैप जो इसकी दिशा को बताता है, और ये प्लस का आर कैप है जो किसको बोलता है, प्रतिकर्षण। ना बताओ जी हो प्रतिकर्षण बल को, प्लस का आर कैप हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, समझ गए। तो ये तो हो गई बात इसकी। अब नंबर 2 बाई लोगों यहाँ भी पूछो जाए Q1 Q2 लेस देन 0, अरे 0 से छोटा कब होगा, जब आपके ये कैसे हो, विजातीय आवेश हो। क्या को आवेश हो रहा है विजातीय, यानी कि एक तो प्लस को और एक माइनस को जना दोनों ने गुणा करे ला तो माइनस को आवलो और माइनस की संख्या 0 से छोटी, है ना। तो ये कंडीशन बन गई। तो यदि आपको बोला जाए ये Q1 आवेश है और ये माइनस का Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है R, तो बताओ बल कितना लगेगा, तो 1 पर लागल हो 2 का कारण तो F12, आकर्षण क्या हो जाए एक दूसरे की तरफ। तो बल की प्रकृति क्या की, नेचर कैसी होगी रे, प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण बल। और आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण कहीं हो जाए एक दूसरे की ओर, अरे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है एक दूसरे की ओर। तो ये हो गया F12 और 2 पे देखेंगे तो F21 वेक्टर, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपके इस सदिश का मान लिखा जाए तो आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस को आवेश चाहे तो माइनस आ जाए और साथ में आर कैप, तो ये माइनस को अपन आर कैप के साथ देते हैं क्योंकि ये तो है मैग्नीट्यूड, और ये बन जाता है माइनस का आर कैप जो किसको बताता है, जो आपके आकर्षण बल को बताता है, समझ गए। तो ये है आपके कूलाम बल सदिश रूप में, और ये आपके कूलाम बल के नोट खत्म हो चुके हैं। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं आपके, ठीक है। अब अपन कूलाम बल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 समान तथा सजातीय धनायन परस्पर 3.7 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन से प्रतिकर्षित हो रहे हैं तथा इनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है तुम्हें। तो आपने देखा सबसे पहले 2 धनायन है, 2 धनायन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बस पता लग गया इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और कितना बल लग रहा है इनके बीच में, 3.7 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। प्रतिकर्षित कर रहे हैं तथा इनके मध्य की दूरी r दे दी 5 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी 5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। अगर बच्चों तुम्हें ये चीजें नहीं पता है ना, क्या कि आपके जब भी न्यूमेरिकल हल करो तो एमकेएस पद्धति काम में लेनी है, सभी को एमकेएस में बदलना है। एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा है तो गुणा 10⁻⁻10, सेंटीमीटर हो तो गुणा 10⁻², ऐसे बदलना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा आपके। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, सबसे पहले आवेश निकालो। तो आवेश निकालेंगे, सबसे पहले Q आवेश ज्ञात करेंगे। तो आपको बोल रहा है Q1 बराबर Q2 बराबर Q, सर ये कहां पे है, 2 समान सजाते का मतलब प्लस के मान लो, धनायन है तो प्लस के होंगे। तो सर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 बराबर तो K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q निकालेंगे, ये इधर गुणा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन K का वर्गमूल। बोलो हो लो कौन है, तो कहीं मान रखा हल करा तो F बल कितना 3.7 गुणा 10⁻⁹ गुणा R कितना, R का स्क्वायर 5 को स्क्वायर 25 गुणा पावर को ऊपर पावर होना, पावर गुणा हो जाए 10⁻⁻20 हो लो गुणा है क्या कितना रे 9 गुणा 10⁻⁹। क्या हल करूँ इसको,
तो देखना बच्चों, 25 को वर्गमूल 5, 5, 9 को वर्गमूल 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों को तो 3.7 गुणा। अब देखना ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की 9, माइनस की 9, माइनस की 9, माइनस के 18, माइनस के 18 20 में माइनस के 38, और जब वर्गमूल करते हैं तो घात हो जाती है आधी, तो 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यानी सर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको रूट 3.7 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और बच्चों अगर तुम्हें वर्गमूल नहीं आता है तो सीख लो, 10th क्लास में था ना ये, सीख लो। नहीं आता है तो दशमलव के इधर जोड़ा और इधर भी जोड़े बनाते हैं, यानी दशमलव के बाद में 2 बिंदु तक आंसर चाहिए तो 2 जोड़े तो चाहिए दशमलव के बाद। अब वो संख्या लो जिसका वर्ग इसके पास में, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपके 2, 1 का स्क्वायर 1 इधर घटाएंगे तो कितना आ गया 2, पॉइंट इधर उतारते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं 70। ठीक है, अब वो संख्या लाओ जिसको यहाँ पे रखकर गुणा करने पर इसके बराबर आंसर आए या लगभग इसके पास में आए। तो अपन लेते हैं 9, सर 9 ले लो, और 29 को 9 से गुणा करो, नाम 81 की 8 ऐसी लगी 8 26, बोलो लोग 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जोड़ते हैं, कितने होंगे रे 38, और इधर घटाएंगे तो कितने आएंगे 9, और अगला जोड़ा उतार देते हैं। अब वो संख्या लिखो जिसको यहाँ पे गुणा करने पर 3 तो लीजिए बना, 3 गुणा 3 9 को 2 आए लो, तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे रख के हल करेंगे, क्यों बराबर कितना रे 5/3 गुणा 1.92 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 3 से ना काट दो, कतरी बार 36 18, बचो 1 12 और 4। ठीक है, इन्हीं से गुणा करो तो कतरा लो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो नंबर 2 n निकालना है। क्वांटिटी गण का नियम जानते हो, पढ़ाया था, n बराबर Q/E। Q कतरो रहे 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बटा E कतरो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, काट गो कतरो आ गो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। अरे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, समझ गए। तो इस पर आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हल करता हूं बच्चों। मैं एक चीज बता दूं, फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल है ना अपनी बुक के अंदर, उनमें से 2-3 न्यूमेरिकल तो ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं, इजीली सोल्व हो जाते हैं, और बाकी के सभी में नया कॉन्सेप्ट लगेगा, और नए कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें उसको हल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 बिंदुत आवेशों का योग, यानी तुम्हें 2 आवेशों का योग दे रखा है, Q1 + Q2 दे रखा है 20 माइक्रो कूलम, यानी 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और इनके बीच की दूरी दे रखी है 3 मीटर, और इनके बीच में बल लग रहा है 0.075 का एक पॉइंट हटा लिया गया, 75 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन कर ले आऊं। तो बताओ Q1 और Q2 का मान कितना होगा। दोनों बराबर कौन ही है, कहते बराबर ले लो, है ना, अलग अलग है। तो बताओ, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले बल से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 और Q2 गुणा में निकाल लेते हैं। Q1 × Q2 बराबर कितना होगा, F × R² अपॉन K। बल कतरो चले 75 गुणा 10 की पावर माइनस 3, R यानी कि 3 को स्क्वायर 9 बटावा K 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 से 9 बाई लोगो सलटगा। तो Q1 × Q2 कतरो आगो 75 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर। बोलो आयो को नहीं आयो, यो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यानी 2 राशियों का योग पता है और गुणा पता है, तो कैसे निकालें। तो एक जनरल आइडिया, टुकड़े करके देख लो। 75 यानी 5, एक तो 5 ले ले, तो 5 20 में से गए तो 15, और 5 और 15 गुणा 75, हाँ, एक 5 माइक्रोकूलम और एक 10 माइक्रोकूलम, सिंपल। या नहीं, ये तो आपका ऑप्शन वाला में कर सका जा, अपन दोनों हल करके बताना पड़ेगा तुम्हें, हल कर बताओ। तो सर हल कैसे निकालें। तो या तो यहाँ से Q1 का मान निकाल के यहाँ पे रख दो, या Q2 का मान निकाल के द्विघात समीकरण को हल कर लो, या फिर दूसरा तरीका तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए Q1 - Q2 का सूत्र। तो बच्चों Q1 - Q2 का सूत्र क्या होता है, देखना सभी, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2।
इसको हल करके देख लो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आएगा, वर्गमूल होते ही यही आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जब कोई दो राशि प्लस में दी हुई हो और दोनों का गुणनफल दिया हुआ तो सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, उनका घटाव ज्ञात करते हैं। तो हल करेंगे बच्चों, देखना मैं हल करता हूं इसको, सब इधर ध्यान दो। Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 और गुणा 10 के पावर माइनस 12 माइनस Q1 इंटू Q2 का 4 गुना, 75 का 4 गुना, पहले तो दुगुना करो, 150, 150 का दुगुना 300, तो हो गया 300 गुना 10 के पावर माइनस 12। जब दो राशियां घटाई जाती है घात वाली तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, घात कॉमन ले लेंगे, घात कॉमन लेंगे तो गुणा 10 के पावर माइनस 12, 400 में से 300 गया तो 100, कतरो आगो रहे 10 गुणा 10 के पावर माइनस 6 कुलाम या 10 माइक्रो कुलाम, यानी दोनों आवेशों का अंतर कितना है, 10 माइक्रो कुलाम, और जोड़ कितना है 20। एक बार तो दोनों को जोड़ लो, जैसे दोनों को जोड़ोगे तो Q2 कट गया, तो Q1 20 में 10 जोड़े ना 30 माइक्रो कुलाम, यानी Q1 कतरो होगो भाई लोगो 15 माइक्रो कुलाम, 15 एक आवेश 15 माइक्रो कुलाम का, तो दूसरो कतरो, अरे 20 में से 15 घटा दियो, कतरो आओ लो 5 माइक्रो कुलाम, यानी दूसरा आवेश 5 माइक्रो कुलाम का होगा, ये आपके आंसर। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, कुलाम बल के जितने भी न्यूमेरिकल है आप हल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीए साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में अपन कुलाम बल पढ़ रहे थे, कुलाम बल से रिलेटेड अपने 2 टॉपिक अभी रह गए हैं बाकी, जो अपने डेरिवेशन के अंदर आते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों कुलाम बल का सदिश निरूपण, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलॉम फोर्स। तो सर कुलाम बल का सदिश निरूपण तो आपने कल भी बताया था, वेक्टर फॉर्म बताई थी, सदिश रूप बताया था कुलाम बल का। तो बच्चों आज अपन को इस डेरिवेशन में क्या सोल्व करना है, इस डेरिवेशन में अपन सोल्व करेंगे कि अपन को सिद्ध करना पड़ेगा कि कुलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करता है। सर तृतीय नियम क्या था, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि आप जब किसी वस्तु पर जितना क्रिया बल लगाओगे उसके विपरीत दिशा में उतना ही प्रतिक्रिया बल लगता है। ये आपको यहां पे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यह अपन सिद्ध करेंगे। तो बच्चों सभी ध्यान देना, जब भी अपन कोई डेरिवेशन पढ़ते हैं या उसको हल करते हैं कॉपी में, तो सबसे पहले अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उस क्वेश्चन में ही उसके आंसर के बारे में जानकारी होती है जो अपन को पता करनी होती है। आपके लिखा हुआ आएगा कुलाम बल का सदिश निरूपण दीजिए या फिर सिद्ध कीजिए कि कुलाम बल गति के तृतीय नियम की पालना करता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पढ़ते ही आना चाहिए कि आपको एक कुलाम बल लगाना है और कुलाम बल किन्हीं 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है, यानी तुम्हें कोई 2 बिंदुवत आवेश लेने हैं। जब अपन कोई 2 बिंदुवत आवेश लेंगे तो उनकी स्थिति सदिश भी होनी चाहिए, यानी स्मॉल r1 वेक्टर और स्मॉल r2 वेक्टर, और स्थिति सदैव किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, ये होती है डायग्राम की थ्योरी, डायग्राम पता करना। तो आपके दिमाग में एक चीज आई, सर क्या, कि जब अपन इस डेरिवेशन को हल करेंगे तो क्या चाहिए आपको, एक निर्देश तंत्र चाहिए। तो माना एक निर्देश तंत्र कैपिटल एस, निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड, जिसमें 2 बिंदुवत आवेश निर्वात में 2 बिंदुवत आवेश, एक तो कैपिटल Q1 और एक दूसरा कैपिटल Q2, कैपिटल ए बिंदु और कैपिटल बी बिंदु पर उपस्थित है, जिनके निर्देशांक, इसका निर्देशांक यानी स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर और इसकी स्थिति सदिश स्मॉल r2 वेक्टर है। तो अब अपन को क्या लगाना है, कुलाम बल। तो मैंने बताया था कुलाम बल कैसे लगता है, दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच लो, इसके अनुदिश Q2 आवेश पे लगने वाला बल का नाम क्या होगा, बताया था कल, बताया था बच्चों, क्या 2 पे लग रहा है एक के कारण तो F21 वेक्टर, और 1 पे लग रहा है एक के कारण तो F12 वेक्टर। अगर ये बल इस दिशा में लग रहा है तो इसका स्थिति सदिश भी इसी दिशा में होगा, यानी R2 वेक्टर, और इस दिशा में क्या आएगा, R12 वेक्टर, क्योंकि बल भी क्या लग रहा है 12। तो ये हो गया आपके इसका चित्र।
जब आपके पास चित्र बन गया तो आप कूलाम बल लो। तो देखना आपके सबसे पहले अपन कूलाम बल लेते हैं। क्या? Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण विद्युत बल। तो सर किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है। 1 पे लग रहा है, किसके आन टू कान? F12 वेक्टर बराबर कितना होगा? K। इसके नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। कैसे? 1 है तो साथ में आएगा Q1, 2 है तो साथ में आएगा Q2 बटे हुए R स्क्वायर, और सदिश है तो R कैप, इकाई सदिश। तो बल का नाम है 1 2, तो स्थिति सदिश भी क्या होगा? 1 2, और यूनिट वेक्टर इकाई सदिश भी क्या होगा? 1 2 होगा। और अब मैंने जब आपको बेसिक मैथ पढ़ाई थी उसमें सदिश पढ़ाया था तो बताया था इकाई सदिश R12 कैप किसके बराबर होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। बताया था नहीं बताया था? तो ये मान यहाँ पे रख दें तो आपके F12 वेक्टर बल कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन इसका मान अपन रखेंगे तो स्क्वायर और ये गुणा होके कितना हो जाएगा? क्यूब R12 क्यूब और R12 वेक्टर्स। ये समीकरण नंबर 1। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये आ गया विद्युत बल किसमें? सदिश रूप में। यही सदिश निरूपण है। तो सर ये तो एक बल हुआ, दूसरा बल भी ज्ञात करो। तो इसी प्रकार अब आपको बच्चों ज्ञात नहीं करना है, आप बोलोगे इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 के कारण विद्युत बल सर कितना होगा बताओ? तो 2 पे लग रहा है F21 वेक्टर, डायरेक्ट लिख दो इसकी जैसे। K बोला था इसके नाम में ही है, Q1 भी है Q2 भी है, अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर। ये समीकरण नंबर 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सर इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात करना है, और इन दोनों के बीच संबंध कैसे ज्ञात करें? आप खुद ही बोल सकते हो। क्या? R12 वेक्टर बराबर माइनस का R21, ये एक दूसरे के अपोजिट है। 1 2 2 1 अपोजिट। तो आपको तरीके से बताना पड़ेगा। और तरीके से कैसे? इसके लिए अपन सदिश योग का त्रिभुज नियम काम मिलेंगे। तो देखना बच्चों, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो जैसे अपन लेंगे किसमें? त्रिभुज AOB में। तो ये रहा त्रिभुज AO, ये मूल बिंदु है तो OB में, तो इसमें लेंगे। तो आप देख रहे हो सर क्या? R1 वेक्टर और R21 वेक्टर, यानी जब दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करे तो तीसरी भुजा उनके योग को बताती है, यानी R2 वेक्टर क्या होगा? तो आप डायरेक्ट लिखोगे R2 वेक्टर बराबर, आप डायरेक्ट लिखोगे R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया? R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समीकरण नंबर 3। तो आप यदि जनरल आइडिया से सीखना चाहो तो बच्चों क्या? R21 निकालना है तो 2 में से 1 घटा दो, यानी जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको घटा दिया जाता है, दूसरे वाले को घटा दिया जाता है, 2 में से 1 घटा दो। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तथा इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि R12 वेक्टर क्या होगा? अरे 1 में से 2 घटा दो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यह समीकरण नंबर 4। तो आपके समीकरण 3 व 4 से, जैसे अपन 3 व 4 से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? R21 वेक्टर, ये है ना, ये इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर लोगे तो ये तो बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का, और ये किसके बराबर हो गया? माइनस का R21 वेक्टर। वह जब दो सदिश बराबर में होते हैं तो इनका परिमाण क्या होता है? बराबर, यानी R21 बराबर R12 बराबर R21। यह समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 1 व 5 से, अरे 5 से मान 1 में रख दो, यानी 1 2 की जगह माइनस का 2 1 रख दो, तो क्या बन जाएगा? F12 वेक्टर बराबर K Q1
Q2, 1 2 को क्या लिखेंगे 2 1, तो R21 क्यूब और ये हो गया माइनस का R21 वेक्टर। माइनस आगे ले लें, जैसे आप माइनस आगे लोगे तो ये समीकरण क्या हो गया 2, एकदम वो का वही समीकरण है, तो 2 है तो इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं F21 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 पे लगने वाला 2 के कारण बल माइनस का F21 यानी 2 पे लगने वाले 1 के बराबर होता है। परिमाण में समान है तो इसका मतलब दोनों का मान समान होगा, परंतु दिशा क्या होती है विपरीत, इसलिए चिन्ह किसका आ गया माइनस का। तो यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करता है। यानी यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करता है, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया आपके क्या कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो बच्चों जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला प्राप्त किया है, ये जो फॉर्मूला प्राप्त किया है इससे रिलेटेड तुम्हारे बुक के अंदर क्या है न्यूमेरिकल है, तो वो अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि R21 निकालने के लिए R2 में से R1 घटाते हैं और R12 निकालने के लिए R1 में से R2 घटाया जाता है। तो ये हो गया आपके क्या कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत।